हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, यानी कि एक और नई ऐसी क्लास में जहां पर आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिक्स का हमारी तरफ से आखिरी चैप्टर और आपकी एनसीईआरटी की पॉलिटिकल पार्टी यानी मेरी जो पॉलिटिकल साइंस वाले जो बुक है उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करके चैप्टर आता है, वो हमारे पास अभी नहीं है, उसको मैंने आपको बता रखा था क्यों नहीं है। और भी कई सारे चैप्टर्स जो हमारे रिलेटेड हैं उसको मैंने आपको बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, उसको आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में ओरिएंटेशन वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा लास्ट चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इससे पहले आपको एक नोट बता दूं, नोट ये है भैया, याद करने वाली बात, एक कॉशन प्रिकॉशन डिस्क्लेमर आपके लिए ये है कि अगर मेरे लिखने में मेरी राइटिंग में आपको कुछ अंतर दिखाई पड़े या आपको दिखाई पड़े कि सर जी तो कुछ अलग ही तरीके का मुजस्सिमा लिख रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर राइटिंग थोड़ी ख़राब लगे तो मान लेना भाई, क्योंकि जिस पेन से मैं लिखता था यानी मेनली जिसका तो दूसरी तरीके का पेन आता है ना, वो आपकी पेंसिल और पेन से इससे नहीं लिख पाते, उससे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा पेन आता है। तो वो वाला पेन जो मेरा था वो मैं कहीं पर छोड़ आया हूँ, मतलब मैं बेसिकली जा चुका हूँ, मैं लखनऊ गया हुआ था भाई, मैं लखनऊ गया हुआ था। तो लखनऊ में जब मैं गया था तो वहाँ पर मैंने सोचा था कि आपकी ये वाली क्लास शूट कर ली जाएगी। तो वहाँ पर मैंने ये वीडियो शुरू भी की थी शूट करना, लेकिन कुछ ही देर में वो आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और फिर मतलब रिकॉर्ड भी हो रहा था लेकिन मैंने ही बीच में छोड़ दिया किसी कारण से। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला भी आया लखनऊ से, और मैं उस स्टाइलस को, उस पेन को भी वहीं पर भूल आया। और अभी मैं दूसरी जगह पर हूँ, तो अभी शनिवार तक वो पेन आ जाएगी, उसके बाद से आपकी क्लासेस सही से चलने लगेंगी। लेकिन अभी अगर आपको मेरी राइटिंग में थोड़ी कुछ दिक्कत लगे तब आप मुझे माफ़ करिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर ज़िंदगी भर यही बताया है कि अगर ज़िंदगी में नाम कमाना है तो भैया चैप्टर के नाम के अंदर घुस जाओ। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर पॉलिटिक्स की किताब के अंदर पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफिकल पार्टी और हिस्टोरिकल पार्टी नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी ही पढ़ेंगे। लेकिन मेनली ये पार्टी क्या है भैया, ये पार्टी क्या है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर को में जानना है। मतलब ये चैप्टर जो आपका पूरा है ये आपको इसी के बारे में बताएगा कि आखिर ये पार्टी है क्या, इस पार्टी के कंपोनेंट क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शन क्या है। इन सारी चीज़ों को जानकर जब आप लोग थोड़ा उबने लगेंगे और इस चैप्टर से भागना चाहेंगे, तब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ के पास ले चलूँगा जिसका नाम है नेशनल पार्टीज़। और नेशनल पार्टीज़ के बाद हम लोग थोड़ी सी स्टेट पार्टीज़ को देख रहे होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे, जैसे कितनी पार्टीज़ होना इंपॉर्टेंट है, पार्टीज़ होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। और फिर उसके बाद कुछ दूसरी अच्छी बातें कर इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे, आपको थैंक यू बोल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की कहानी। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली होता है भैया एक ग्रुप। कैसा ग्रुप? उन लोगों का जो कि एक साथ यूनाइट हो रहे हैं। किस पर्पस पर? एक पर्पस पर कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़कर एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको पावर मिली हुई है, यानी गवर्नमेंट बनाकर गवर्नमेंट की पावर्स को होल्ड कर रहे होंगे। तो एक ऐसा ग्रुप जो कि एक साथ आए, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि एक साथ आए और एक ग्रुप बनाए, किस लिए? इलेक्शन लड़कर गवर्नमेंट को पाकर पावर्स को पाने के लिए। तो ऐसी यूनिटी को, ऐसी ग्रुप को आप पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, तो ऐसा ग्रुप जो कि कोई लोगों का ग्रुप जो कि एक साथ आए, तो वो जो ग्रुप है जिसमें लोग एक साथ आए हैं किस लिए? इसलिए कि चलो भैया लड़ेंगे चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाकर पैसे कमाएंगे, नहीं पैसे नहीं कमाएंगे, पहले पावर। अभी अच्छी अच्छी बातें करनी है ना, ख़राब बातें बाद में करेंगे। तो पावर को गेन करेंगे गवर्नमेंट बनाकर, ठीक है। आगे है कि ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए इसका जो स्टेप है फॉलो करने का वो क्या है? सबसे पहले आपको कोई स्पेसिफिक पॉलिसी या प्रोग्राम एम करना होगा, नंबर 1। यानी आपको बताना होगा कि अगर हम जीत गए तो हम करेंगे क्या। यानी ये जो आपका 1000 का सिलेंडर है उसको, उसमें से आपका एक जीरो हटाकर आपको मात्र 100 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा होगा। इस तरीके से आपको कुछ ऐसे अपने आप को प्रमोट कराने के लिए, अपने आप को फेमस बनाने के लिए आपको कुछ वायदे लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम ये पॉलिसी लाएंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें आप कुछ कलेक्टिव गुड्स की इस तरीके से कुछ आप पॉलिसीज़ लाएंगे, इस तरीके से आप कुछ प्रोग्राम्स को लाने की बात कर रहे होंगे। और ये कहेंगे आप कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जीत जाते हैं यानी हम पॉपुलर सपोर्ट पा लेते हैं इलेक्शन के जरिए,
तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग सीक टू इम्प्लीमेंट, यानी इस पॉलिसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था कर रहे होंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका निकाल रहे होंगे, यानी कुल मिलाकर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। दो चीज़, यानी पहला पॉलिटिकल पार्टी क्या है भैया, तो एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन लड़ने के भाव में, और ये सोचकर कि गवर्नमेंट बनाकर पावर को ले रहे होंगे। नंबर 2, हमने ये जाना कि ऐसा करने के लिए वो स्पेसिफिक पॉलिसी और प्रोग्राम लाते हैं और कहते हैं कि अगर हमको पॉपुलर सपोर्ट मिला और इससे हम लोग अपने चुनाव को जीत गए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तब हम लोग इस प्रोग्राम को आपके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इस जो पॉलिसी है इसको आपको देने के बारे में सोच रहे होंगे। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि कंपोनेंट की बात कर रहे होंगे कि कौन कौन इसके अंदर आते हैं, तो आप भी अगर ध्यान से देखिए तो बड़ी से बड़ी से लेकर छोटी से छोटी पार्टी के अंदर 3 ही कंपोनेंट होते हैं, लीडर, उसके मेंबर्स और उसके फॉलोअर्स। ठीक है, लीडर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट होता है, उसका लीडर, उसका एक्टिव मेंबर, उसमें कुछ एक्टिव मेंबर होंगे और साथ ही साथ होंगे उसमें कुछ फॉलोअर्स। नीचे दी गई इमेज पर ध्यान मत देना भाई, क्योंकि ये जो इमेज है आपकी भारत से बिल्कुल नहीं मिली जुली होती है, क्योंकि आपके भारत में जो लीडर्स होते हैं वो तो कुर्ते पैजामे में खड़े होते हैं, और जो एक्टिव मेंबर होते हैं वो कहते हैं क्षेत्र में निकले हैं जी, क्षेत्र में निकले हैं हमारे साहब हैं। साहब कौन भाई, नेताजी का प्रचार करने क्षेत्र में निकले हुए हैं। तो आपको कोट पैंट और शर्ट टी शर्ट में कहीं भी नहीं मिलेंगे हमारे भारत के ना मेंबर्स और ना लीडर्स, आपको हमेशा कुर्ता पजामा में मिल रहे होंगे। तो कुर्ता पजामा में जो आपको दिख जाए टोपी लगाकर, वही आपका लीडर है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, शॉर्ट में आपको बढ़िया से बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनका काम ये होता है कि एक बार खुद लड़कर जीतें, और उसके बाद ये लोग क्या करें भैया, फील्ड कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स को क्या करें, अब साथ मिलाएं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, यानी इलेक्शन लड़ना और कैंडिडेट को मौका देना, यही इसका पॉलिटिकल पार्टी का काम है। आगे ये इस चुनाव को लड़ने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी और प्रोग्राम को लाने के वायदे किए थे, इन वादों को फॉर्मुलेट करना, इन वादों को इम्प्लीमेंट करने का काम भी इन्हीं का होता है। साथ ही साथ लॉ मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही लोग जाकर आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में यही लोग जाकर बैठते हैं, और यही लोग जाकर क्या कर रहे होते हैं भैया, पार्टी की, मतलब आपके देश को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, और यही लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉ मेकिंग कर रहे होते हैं, यानी कानून को बना रहे होते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि ये गवर्नमेंट को बनाते हैं और उसको ऑपरेट भी करते हैं, यानी फॉर्म्स एंड रन्स, आपकी एनसीईआरटी में ऑपरेट नहीं, आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिया गया है रन। तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग लीडर्स, यानी लीडर्स को ट्रेन करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको चला रहे होते हैं। 3 बातें हमने जानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इनका काम है इलेक्शन लड़ना और लड़वाना। दूसरा इनका काम है जो वादे इन्होंने किए थे उसको इम्प्लीमेंट करना, कानून बनाना, और अंत में गवर्नमेंट चलाना और उसके लीडर्स को ट्रेन करना, अपनी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना। अब और कुछ फंक्शंस की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग इसमें हार जाते हैं, ठीक है, जो लोग इसमें हार जाते हैं, इलेक्शन हुआ तो कोई एक पार्टी तो खड़ी नहीं होगी भैया, वो एक पार्टी खड़ी होगी तो उसको डिक्टेटरशिप कहा जाएगा, ठीक है। तो एक पार्टी तो खड़ी नहीं होगी, एक डेमोक्रेसी में एक से ज़्यादा पार्टी खड़ी होती हैं, और ये खड़ी होने की बात, अगर कोई एक से ज़्यादा पार्टी खड़ी हो रही है तो बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी हारेंगी वो जाकर अपोजिशन का काम कर रही होंगी, जो जितने कम वोट से हारेंगे, यानी एक मान लो 300 वोट पर मेजॉरिटी है तो कोई 296 लाया, तो मतलब जो जितने कम वोट पाएगा वो उतना ही कम अपोजिशन का काम करेगा, यानी जो जितना ज़्यादा वोट पा रहा होगा, मतलब जो जितने ज़्यादा वोट पाने के बाद हारा होगा वो उतना एक्टिव अपोजिशन की तरह काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा वोट पाती है, तो वो एक्टिव अपोजिशन की तरह काम कर रही होती हैं। तो जो इन इलेक्शन में हारते हैं वो कैसे भैया, अपोजिशन का काम कर रहे होते हैं, यानी जो रूल्स रेगुलेशंस, जो चेक ला रही होती हैं, जो ड्राफ्ट ला रही होती हैं रूलिंग पार्टी, उसको डिस्कस करते समय ये क्या करते हैं भैया, उसका विरोध करते हैं। मतलब कुल मिलाकर उसकी जो गलत चीज़ें हैं, उस रूलिंग पार्टी जो गलत कर रही है उसको बताते हैं, और वो जो ड्राफ्ट लाए हैं उसमें क्या गलती हैं उसको भी बता रहे होते हैं। यानी इसके द्वारा आपका जो ड्राफ्ट निकलता है, आपका जो मेन नियम निकलता है वो बहुत ज़्यादा प्योर रहता है, वो बहुत ज़्यादा छना छनाया रहता है, ठीक है। तो जो इसमें हारते हैं वो मेजरली अपोजिशन का काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं भैया, अल्टरनेटिव व्यूज़ दे रहे होते हैं उन चेक्स पर जो कि रूलिंग पार्टी ला रही होती हैं डिस्कस करने के लिए।
साथ ही साथ आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है। पॉलिटिकल पार्टी जो जो ही पब्लिक ओपिनियंस होती हैं और सोसाइटी में हो रहे इश्यूज रहती हैं, इनको शेप करती है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी उसका कर्तव्य है कि उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में जो जो पब्लिक चाहती है और पब्लिक को जो जो दिक्कतें हो रही हैं उसको एड्रेस करे, उसको माने। साथ ही साथ आप देखते हैं कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का जो नाता है, रिश्ता है, बंधन है, उसी का नाम पॉलिटिकल पार्टी है। यानी पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा, जैसे आपको पता है ना कि अगर आप मैच खेल रहे हैं तब आपके हाथ में जो गेंद है वही एक ऐसा जरिया है जिससे आप सामने वाले बैटर को आउट कर सकते हैं, सामने वाला जो बैट्समैन है उसको आप आउट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आप समझ सकते हैं कि जो सिटीजन है उसके हाथ में रखी वो गेंद है कि उसी की मदद से क्या कर सकती है, अपने जो चाहती है सिटीजन, वो अपनी चाहत को, जो चाहता है उसको पूरा कर सकता है। यानी जो सिटीजन है उनके पास ये पावर है कि वही पॉलिटिकल पार्टी इसको गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर कर अपने काम करवा सकते हैं, अपने ओपिनियंस को, अपने इश्यूज़ को एड्रेस करा सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी का ये भी काम होता है कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक वेलफेयर का काम किया है, जो वो कोई स्कीम मान लीजिए आई है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मान लो कि 200 किलो सबको चावल फ्री में मिल रहा है, ठीक है, तब उसको बारे में सबको बताना और ये मेक श्योर करना कि सब लोग उसका एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी जिनको जो जो उनको चाहते हैं, ठीक है, वो मतलब उसके जो मेन जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों के लिए वो स्कीम लाई गई है, वो लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखना। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको मतलब यूज़ में करवाने का जो काम है वो भी पॉलिटिकल पार्टी का ही रहता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है भैया हमारे देश में? तो पॉलिटिकल पार्टी जो काम करती है वही उसकी नेसेसिटी है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या है, आपके घर में आप लोग मान लीजिए कुछ भी नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन आप पढ़ते हैं, तो आपके घर वाले कहेंगे कि हमारा जो बेटा है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़ता है। तो यानी आपका जो काम है वही उनके लिए नेसेसिटी है। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वही हमारे लिए नेसेसिटी है। तो पॉलिटिकल पार्टी इतना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये एक ऐसी, मान लीजिए एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने गवर्नमेंट को और अपने भारत को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, अपने डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी लाने के लिए और गवर्नेंस को अच्छा बनाने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं यही मेन क्या करती हैं, यही पॉलिटिकल पार्टी ही आगे चलकर गवर्नमेंट बनाती हैं और जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसको भी लेने वाला जो मेन बॉडी है वो पॉलिटिकल पार्टी है। यानी पॉलिटिकल पार्टी ही आगे चलकर गवर्नमेंट बनाती है, एज वेल एज यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेती भी है जो कि गवर्नमेंट को करना रहता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कैन लीड टू फैक्शनलिज्म। यानी अगर आप लोग कोई ऐसा इलेक्शन करते हैं जिसमें पार्टी ही नहीं है तो उससे क्या हो सकता है, उससे फैक्शनलिज्म हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि पार्टीज़ आर प्रीवलेंट अक्रॉस कंट्रीज़ एंड सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी जो पार्टीज़ होती हैं ये ना केवल अपने देश में, बाकी कई सारे देश में डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण भी बनती है। यानी अगर एक पार्टी अच्छे से गवर्नमेंट चला पा रही है तो अलग देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर उनका उदाहरण लिया जाएगा। यानी जब जब डेमोक्रेसी की सुंदरता की बात करी जाएगी तब तब उस देश की पॉलिटिकल पार्टी का ही नाम लिया जाएगा। तो इसीलिए भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ये पार्टी चूँकि रूरल एरिया, मतलब ये पार्टी है बेसिकली उसी देश से आ रही, उस देश की लोकल ज़मीन से आ रही होती हैं, इसीलिए इनको उस देश के डाइवर्स ओपिनियंस के बारे में पता रहता है और साथ ही साथ ये उन चीज़ों को समझकर एक अच्छी पॉलिसी ला सकती हैं, एक अच्छा ऐसा पॉलिसी ला सकती हैं जो कि आपके देश के लिए ज़रूरत होगी। अब यहाँ तक की बात को मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ इस तरीके से कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अभी तक भैया हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सबसे पहले ये जाना कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या। तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली एक इस तरीके का ग्रुप है जहाँ पर लोग एक साथ आते हैं ये सोचकर कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे और गवर्नमेंट की जो पावर है उसको पाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि ऐसा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के वायदे करती हैं कि अगर हम जीतेंगे तो भैया सड़क पक्की बनवा देंगे।
और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर हम लोग क्या हो गए भैया, अगर हम जीत गए यानी आपका पॉपुलर सपोर्ट हमको मिल पाया इलेक्शन के अंदर, तब हम लोग व्यवस्था करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने की, यानी जो मैंने आपको वादा किया है इसको निभाने की मैं व्यवस्था लगाऊंगा। पॉलिटिकल पार्टी के मेन कंपोनेंट होते हैं उसके लीडर, उसके एक्टिव मेंबर और उसके फॉलोअर, यानी बिना लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर के कोई पार्टी बन नहीं सकती, छोटी से बड़ी कोई भी पार्टी। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है इलेक्शन लड़ना और लड़वाना। साथ ही साथ इसका दूसरा काम है कि क्या करना भैया, पॉलिसी और प्रोग्राम को लाना। और उसके बाद फिर लॉ मेकिंग का भी इनका काम है। और इनका और क्या काम क्या है, इनका एक काम है गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट हैं यानी उनके जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करना। साथ ही साथ जो जो पार्टी हार जाती हैं वो अपोजिशन का काम कर रही होती है, यानी जब जो रूलिंग पार्टी कोई ड्राफ्ट ला रही होती है, कोई चेक ला रही होती है, तो उसके अपोजिशन में, उसके अपोजिट में उसकी जो गलतियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उसको बताती हैं, जिससे और ज़्यादा फाइन एंड प्योर ड्राफ्ट आपका निकल रहा होता है। साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये पब्लिक ओपिनियंस को और सोसाइटी में हो रहे इशूज़ को ये शेप कर रही होती हैं, यानी ये समझ रही होती है, समझा रही होती हैं, उनका निवारण निकाल रही होती हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल रही होती हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एकमात्र एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से क्या कर सकते हैं, जो सिटीजन हैं वो अपनी डिमांड को एक गवर्नमेंट को पूरा करा सकते हैं। कैसे सर जी? इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए सिटीजन क्या कर सकते हैं, जिसके जरिए सिटीजन गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी वही पॉलिटिकल पार्टी तो आगे चलकर गवर्नमेंट बनेगी, है ना। और वही गवर्नमेंट जब समझ रही होगी कि हमारे सिटीजन को क्या दिक्कत है, तभी वो इसका जुगाड़ निकाल रही होगी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है आप कह सकते हैं ये एक इकलौता ऐसा साधन है जिसके जरिए सिटीजन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट से अपनी दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका एक और काम होता है कि क्या करें भैया, पब्लिक के लिए जो वेलफेयर स्कीम आई है, पब्लिक के लिए जो कोई व्यवस्था आई है, स्कीम आई है, उसके बारे में उनको बताना, और अगर उनको नहीं पता है तब उससे उनको अवगत कराना, उससे उनको एक्सेस दिलवाना। इतनी ज़्यादा नेसेसरी क्यों है पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए? तो इतनी ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी ये है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, यही पॉलिटिकल पार्टी आगे चलकर गवर्नमेंट बना रही होती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का काम ही है लॉ मेकिंग का, तो ये लॉ भी मेक कर रही होती हैं और हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको मॉडर्न बना रही होती हैं, अच्छा बना रही होती हैं। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल पार्टी आगे चलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाती हैं और उस गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी यही निभाती हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें पार्टीज़ नहीं है तो फैक्शनलिज्म हो सकता है। और आप ये भी देखते हैं कि जो पार्टीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये अगर इस क्षेत्र में, उस कंट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, तब यही पार्टी पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरे दुनिया में आप देखते हैं कि एक गुड डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, यानी एक डेमोक्रेसी की अच्छी उदाहरण बन रही होती हैं। और आप देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को और डाइवर्स ओपिनियन को क्या करती हैं, गैदर करती है, पाती हैं और पाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, लोगों को बता रही होती हैं। अब हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ये एक सवाल है। अब इस सवाल को क्या करते हैं, इस सवाल का ही उत्तर में आपको दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टी और बताई जाती है। आपको बताया जाता है कि जो द नंबर ऑफ मेजर इफेक्टिव पार्टी इन डेमोक्रेसी वेरीज एंड इज सब्जेक्टेड वन पार्टी सिस्टम आर नॉट कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब सुनिए इसमें होता क्या है। अब जब कोई सवाल आता है, जब कोई कहता है कि भैया भैया बताओ हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होना अच्छी बात है, यानी किसी देश में कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो तो हम उस देश को एक गुड डेमोक्रेसी मानेंगे। तो इसके जवाब में आपको बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहली जो होती है उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, दूसरी है आपकी टू पार्टी सिस्टम और तीसरी है आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें केवल एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें केवल वन पार्टी है, वन पॉलिटिकल पार्टी है, उस डेमोक्रेसी को आप वन पार्टी सिस्टम कहेंगे। उसके बाद आप देखते हैं टू पार्टी सिस्टम क्या है, तो ऐसी सिस्टम जिसके अंदर दो पार्टीज हैं उसको आप टू पार्टी सिस्टम कहेंगे, और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी हैं उसको आप मल्टी पार्टी सिस्टम कह रहे होंगे। अब वन पार्टी सिस्टम क्या है, वन पार्टी सिस्टम आपको पता ही है, जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरीके की पार्टी को डेमोक्रेटिक माना ही नहीं जाता, यानी अगर किसी देश में केवल एक पार्टी है तब उसको डेमोक्रेटिक नहीं माना जाएगा, वो उसको आप कम्युनिस्ट कह सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि टू पार्टी सिस्टम क्या है, तो टू पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आपका यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, टू पार्टी सिस्टम चल रहा है। ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है एक डेमोक्रेसी के लिए। तो चूँकि भारत में बढ़िया डेमोक्रेसी चल रही है तो भारत में और भी कई सारे देशों में मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। ठीक है। इससे होता क्या है, इससे दो चीज़ होती हैं। सबसे पहले तो जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से compete कर सकती हैं, और जब पार्टी एक दूसरे से compete करेंगी तब पब्लिक जो सिटीजन है उसको अच्छे अच्छे वायदा मिल रहे होंगे, उनको अच्छे अच्छे फ़ायदे मिल रहे होंगे। ठीक है। जिस तरीके से बाज़ार में कई सारे जो मान लीजिए दुकानदार हैं तो वो देखते हैं कि भाई मुझसे सस्ता ही बेच रहे हैं, मुझसे सस्ता ही बेच रहा है। तो बाज़ार में जब कई सारे लोग बेचते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि ख़रीदने वाले को फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको सामान सस्ते मिल रहा होता है। उसी तरीके से जब इलेक्शन में कई सारी पार्टीज़ होंगी तब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही होंगी, ज़्यादा ज़्यादा वादा कर रही होंगी सिटीजन्स को जीतने के पर्पज़ से। तो ये जो है कम्पीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए कोई भी पार्टी अगर कोalition मतलब कोई पार्टी मान लीजिए बहुमत नहीं पा पाई, मेजॉरिटी नहीं पा पाई, तो वो पार्टी क्या कर सकती है, कोalition बना सकती है। यानी वो एक साथ आकर गठबंधन कर सकती है। हाँ, वो एक साथ आकर गठबंधन सरकार बना सकती है, यानी 2-3 पार्टी एक साथ मिलकर एक पार्टी बनाकर रूल कर सकती है। हर each country develop its party system based on its unique societal, regional, historical and political factors. Each country develops its party system based on its unique societal, regional, historical and political factors. यानी किसी भी देश में जो पार्टीज़ हैं वो कितनी होंगी, ये किस पर बेसिकली बेस करता है, किस पर लाई करता है कि वहाँ की सोसाइटी किस तरीके से है, वहाँ का क्षेत्र किस तरीके से है, वहाँ की हिस्ट्री किस तरीके से रही है, और वहाँ के राजनीतिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके का पार्टी सिस्टम होगा। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल आइडियल पार्टी सिस्टम फॉर ऑल कंट्री। यानी आप पूरे देश के लिए मतलब देश के हर कंट्री के लिए केवल एक सिस्टम नहीं बता सकते कि यानी हर देश के अंदर इतना ही पार्टी सिस्टम अच्छा है। हर देश में उसके अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर कहीं पर वन पार्टी सिस्टम अच्छा रहेगा, कहीं पर टू, और कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं इसको आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो ये इस वाले सेक्शन में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए भैया। तो हम इसके लिए कहा जा रहा है कि इसकी पॉलिटिकल पार्टी के नंबर्स के आधार पर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक है वन पार्टी सिस्टम। ये एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि भैया यहाँ पर केवल एक पार्टी लड़ेगी चुनाव, एक पार्टी जीतेगी, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। अब ऐसा होता क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं मानी जाती, यानी किसी भी एरिया के अंदर अगर वन पार्टी सिस्टम है तो इसको डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। जो टू पार्टी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 2 पार्टी लड़ रही हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में आप देखते हैं कि इन दोनों देशों में 2 पार्टी सिस्टम है, केवल 2 पार्टी ही रहती हैं। अब इंडिया जैसे देशों में क्या है भैया, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदा यह है कि जब एक इलेक्शन में 2 से ज़्यादा पार्टी लड़ रही होंगी तो सब अपनी जीत की आशा में अच्छे अच्छे वादे कर रहे होंगे, तो सिटीजन को आराम मिलेगा। और मान लीजिए कोई भी पार्टी नहीं जीती तो ये कोलिशन बनाकर आपके देश को चला सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा पार्टी इकट्ठा होकर गठबंधन सरकार बना सकती है। अब इसमें होता क्या है कि हर एरिया में उसके सोसाइटल, रीजनल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के आधार पर नंबर ऑफ पार्टी और उसका सिस्टम किस तरीके से अलग अलग होता है। यानी आप सभी देश के लिए कोई एक सिस्टम नहीं बता सकते कि हाँ हर देश में इसी तरीके का सिस्टम अच्छा है, यानी कोई आइडियल सिस्टम नहीं है, हर देश के हिसाब से अलग अलग सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि हाउ इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पार्टी के अंदर आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी पीपल किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को किस तरीके से पार्टिसिपेट करवा सकता है। ठीक है, और ठीक है। अब देखते हैं कि लेवल सबके निकलेंगे तो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टीज वेरी हाई इन इंडिया। आप देखते हैं कि किसी भी पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक आदमी को जितने लेवल से गुजरना पड़ता है, जितने स्तर से गुजरना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा है हमारे भारत के अंदर। यानी हमारे भारत के अंदर अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, किसी पार्टी के अंदर अपना दाखिला कराना, उसे कई सारे काम करने पड़ेंगे, उसे कई सारे लेवल से गुजरना पड़ेगा।
कुछ कंट्री जिनको एडवांस माना जाता है आज के समय में, जैसे कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया, इसके अंदर क्या है भैया, इन देशों के अंदर लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। यानी इसके अंदर आप देखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत लेस पार्टिसिपेशन है, यानी बहुत कम लोग इच्छुक हैं नेता बनने के। A people in India often feel closer to political party and therefore membership in the political party has also gone up. अब इन देशों के विपरीत आप देखते हैं कि इनकी कॉन्ट्रेरी में भारत, जहाँ पर आप देखते हैं कि हर चुनाव के समय में आदमी को, बच्चे को अपने चैप्टर्स याद होना हो, लेकिन सभी पार्टियों का चुनाव चिन्ह जरूर याद होता है। यानी किसका कैरम बोर्ड है, किसका आम, इमली, घोड़ा, भैंसा, सबको याद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया वाले पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को बहुत अटैच्ड समझते हैं, हमारे इंडिया वाले पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, हमारी पार्टीज़ के अंदर जो लोग हैं वो मेंबर बनना चाहते हैं, यानी हमारे अंदर मेंबरशिप की जो भावना है यही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आधे घंटे का टाइम हो चला है, मेरे ख्याल से आपको भागने का ही मौका मिल रहा होगा, तो आपको अच्छी चीज़ की तरफ ले ही चल रहा हूँ। इससे पहले इसको कर लेते हैं हम लोग एक बार रिवाइज। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो आपकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगा। तो आप देखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पार्टिसिपेशन के जो लेवल है बहुत ज़्यादा है। अब दो जगह हम इसको देख रहे होते हैं। सबसे जब पहले हम देख रहे होते हैं एडवांस कंट्री के अंदर, यानी जो आपके एडवांस कंट्री है जैसे कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया, इसके अंदर बहुत कम लोग क्या करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि भारत के अंदर आप देखते हैं कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्लोजर फील करते हैं, बहुत पास फील करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। इसीलिए आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में भारत में जो नेता बनने का जो शौक़ है, यानी पॉलिटिकल पार्टी में अपना नाम दर्ज करवाने की जो शौक़ है वो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप लोग उब गए हैं तो भी मत, क्योंकि अब मैं आपको ले चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ, जिसका नाम है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको चौराहे के अंदर अक्सर सुनने को मिल जाएगा, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको सुनने नहीं देते। कहता है अरे बच्चा मेरा चौराहेबाजी करने लगेगा। ठीक है, तो चाय के नुक्कड़ पे, समोसे की ठेली पे आपको जो भी सुनने को मिलता है उसको अब मैं आपको किताब की फॉर्म में सुनाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को। तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। पहली है आपकी नेशनल पार्टी, दूसरी है आपकी स्टेट पार्टी। नाम से ही पता चल रहा है कि अ पार्टी इज़ कॉल्ड नेशनल पार्टी इफ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब कह रहा है कि जो जिन पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ने स्पेशली क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज्ड किया है, उनको अलग तरीके से मान्यता दे रखी है, उन पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब इनको मान्यता देने का मतलब इनको मान्यता किस तरीके से दी गई है और क्या क्या क्राइटेरिया है, इनकी क्या एलिजिबिलिटी है जिसके आधार पर इनको ये मान्यता मिलेगी, उसको अब जान लेते हैं। तो अगर कोई पार्टी क्या करती है, उस क्षेत्र के सारे वोट में से 6% वोट को सिक्योर करती है, साथ ही साथ वहाँ पर 4 सीटें, हाँ, लोकसभा इलेक्शन इन 4 और मोर स्टेप, हाँ, और क्या करती है, मतलब 6% वोट क्या करती है, 6%, रुक जाओ, हाँ, 6% वोट उस एरिया का पा रही होती है, और उस एरिया का ही नहीं, उस देश में 4 से ज़्यादा स्टेट के अंदर, 4 से ज़्यादा स्टेट के अंदर अगर 6% से ज़्यादा वोट पा जाती है तो अब आप कहेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी है। यही नहीं, अभी और सुनिए, एंड विन एट लीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट इन अ लोकसभा जनरल इलेक्शन एंड दीज सीट हैव टू बी वोन फ्रॉम एट लीस्ट 4 स्टेट। मतलब ये 4, हाँ, ये जो 4, अगर ये 4 क्षेत्र में, मतलब पहली बात तो जो नेशनल पार्टी है उसको 4 जिलों में होना चाहिए। अब इन 4 जिलों में भी ये आराम से नहीं रह सकती, यानी 4 जिले में हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ऐसा नहीं है। तो इन 4 जिलों के अंदर भी इनके ऊपर और सारे क्राइटेरिया हैं। पहला क्या कि इन 4 जिलों के अंदर इनको 6% से उस एरिया में जितने वोट हैं उसके 6% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, या फिर लगभग 6% वोट तो मिलने ही चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि उस वहाँ का जो लोकसभा है, उस लोकसभा में इसको, मतलब लोकसभा के अंदर उन सभी 4 स्टेट्स की तरफ से इनको 2% सीटें मिलनी चाहिए, यानी हाँ, इनको 2% सीटें मिलनी चाहिए, तब इनको आप पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको भैया नेशनल इंटरेस्ट के लिए रखा गया है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये नेशनल चीज़ों को देख रही होती हैं, यानी पूरे भारत के लेवल पर ये काम कर रही होती हैं, कोई अलग स्टेट पर काम नहीं कर रही हैं। यानी भारत तो स्टेट से मिलकर बना ही है, लेकिन इनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा, यानी अब ये नेशनल इश्यूज़ पर भी काम कर सकती हैं।
दे यूज़ एक्सक्लूसिव सिंबल अक्रॉस इंडिया। जो ये हमारा क्या है भैया इलेक्शन कमीशन है, ये इनको रिकॉग्निशन के रूप में क्या देता है, इनको एक फैसिलिटी देता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको हर इलेक्शन के बदलने से आपका चुनाव चिन्ह नहीं बदलेगा, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, यानी कमल का बटन तो कमल का बटन ही रहेगा, पंजे को दबाएं पंजा दबा दबा ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो नेशनल पार्टी है इनका इनका आपने कभी भी सिंबल चेंज होते नहीं देखा होगा, यानी इनको जो सिंबल है वो लगातार हमेशा के लिए सेम मिल जाता है। दे हार्मोनाइज कन्फ्लिक्ट रीजनल इंटरेस्ट, दे हार्मोनाइज कन्फ्लिक्ट रीजनल इंटरेस्ट, यानी ये क्या कर सकती हैं अब जो उसके क्षेत्र में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको ये क्या कर सकती हैं, उसको हार्मोनाइज कर सकती हैं, उसमें ये आपसी बातचीत बैठा सकती हैं। अब कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानने से पहले फिर से बता देता हूँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है भैया, एक इस तरीके की पार्टी जिसके अंदर क्या हो भैया, हाँ हमारे भारत के अंदर दो तरीके की पार्टी हैं, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या है, एक ऐसी पार्टी जो सबसे पहले तो 4 स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, 4 स्टेट में होनी चाहिए, चारों स्टेट में उसके टोटल वोट में से इसको 6% वोट मिलने चाहिए, ना केवल 6% वोट बल्कि लोकसभा के अंदर चारों स्टेट की तरफ से इनको 2% की सीट भी मिलनी चाहिए, 2% सीट मिलनी चाहिए, तभी ये लोकसभा, तभी इनको नेशनल क्या कहा जाएगा, तभी इनको नेशनल पार्टी कहा जाएगा। इनको क्या मिलता है, कुछ फैसिलिटी मिलती है, यानी अब ये केवल स्टेट की तरफ से ही नहीं, यानी पूरे भारत के लेवल पर ये इशू को देख रही होंगी, पूरे भारत के मुकदमे को देख रही होंगी। ठीक है, यानी पूरे भारत की चिंता होगी अभी इनके नेताओं को। और साथ ही साथ इनको एक एक्सक्लूसिव सिंबल मिल जाता है, यानी इनको एक परमानेंट सिंबल मिल चुका है, यानी अभी सिंबल इनका जो है वो हर चुनाव के हिसाब से बदलेगा नहीं। और आप देखते हैं कि इनके साथ क्या है भैया, अब ये जो कि नेशनल पार्टी हो गई हैं, तो अब ये क्या कर सकती हैं, अब ये जो आप कह सकते हैं कि हाँ, अब ये कह सकते हैं कि जो उस स्टेट में बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको भी एड्रेस कर सकती हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ। हाँ, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपके लिए यही, रुक जाओ, हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ तो आपके लिए यही है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। आपको सबसे पहले समझा दूँ कि इस इनके अंदर हम पढ़ क्या रहे होंगे, ये नहीं बैठ के पढ़ेंगे लगता है कि मोदी जी अब की हार जाएंगे। ठीक है, ये नहीं करूँगा मैं अभी बैठ के। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैं करूँगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अगर ये है ना वोट बैंक, तो इसमें तुम कहीं भी बटन दबाओ, जाना तो सारा का सारा बीजेपी में ही है। हाँ हाँ भाई, मेरी मौसी का पंजे पे दबा कर आई, लेकिन फिर भी वोट गया बीजेपी को। ठीक है, तो ये जो ईवीएम मशीन है इसमें कोई गड़बड़ी है, ये सब चीज़ें मैं नहीं चिल्लाने वाला यहाँ पर। आपको यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग चीज़ बताऊँगा। जैसे सबसे पहले हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम जानेंगे, साथ ही साथ आप में बगल बगल में उसका लोगो और झंडा सिंबल सब दिखा दूंगा। और आपको साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी क्यों, बनाया किसने, इसका क्या मतलब, सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बनी कब, बनाया किसने, बनी थी क्यों अगर दिया होगा तो, और उसके बाद देखेंगे कि इसका जो पी केस था उस समय इसने क्या रोल दिखाया, और ये इसके लोस्ट ईयर जो अभी चल रहा है उस समय क्या कर रही है अभी के टाइम पर। ठीक है, सबसे पहले आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। ठीक है, ये 1998 में बनी थी भैया ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंदर, यानी इसकी जो लीडर है ममता बनर्जी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जी की लीडरशिप के अंदर 1998 में एक पार्टी बनी जिसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। AITC इज अ नेशनल पार्टी कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सबसे पहली बात ना, बनी क्यों इनका बनी क्यों ना, तो इनका विज़न क्या है, तो इनका विज़न है कि हम हमारे भारत को सेकुलर बनाएंगे, यानी हम हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, और फेडरलिज्म बनाएंगे, यानी इसके अंदर संघवाद रहेगा, मतलब सब लोग साथ में रहेंगे। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, ये कह रही हैं अब इनके पीक एज में इनका क्या हाल चाल था, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर 2011 में ये पावर में आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, और खूब बेहतरीन ममता बनर्जी जी फेमस हुई थी। लेकिन और अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो 2019 में सबसे मतलब इनके हिसाब से लेटेस्ट इलेक्शन इनका मेरे ख्याल से 2019 का ही है ना, तो 2019 में जो इलेक्शन हुए उसके अंदर आप देखते हैं कि इनको 4.7% वोट मिले, और इनको 22 सीटें मिली लोकसभा के अंदर। ठीक है, अगली आती है भैया बहन जी की बहन जी की पार्टी।
बहुजन समाज पार्टी BSP, ठीक है। ममता ममता नहीं, क्या भैया, अरे भूल गया इनका नाम। अरे बहन जी का नाम क्या था भाई, कौन सी थी यार, भूल गया इनका नाम। मायावती जी, हाँ मायावती जी। मायावती जी की पार्टी को हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। अब पढ़ने जा रहे हैं मायावती जी की पार्टी को। तो मायावती जी की पार्टी बनी हुई थी 1984 में। काशीराम जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका क्या है भैया, बहुजन समाज पार्टी का विज़न क्या है, ये कह रहे हैं कि जो दलित है और माइनॉरिटी है, इनको हम लोग क्या करेंगे भैया, इनको हम लोग एम्पायर देंगे, एम्पावरमेंट बनाएंगे, यानी इनके अंदर हम लोग ताकत लाएंगे। यानी जो बहुजन है ना, बहुजन समझ रहे हैं आप, हरिजन वाला बहुजन, तो जो बहुजन है इनको हम लोग क्या करेंगे, पावर में लाएंगे। अब आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनका बहुत अच्छा रोल रहा है। आप देखते हैं कि 2019 के इलेक्शन के अंदर इनको 3.63% वोट मिले और 10 सीट मिली है इनको लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगली आती है भैया, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, मोदी जी की। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोदी जी की पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी BJP, रुको इनके लिए भाई, BJP के लिए BJP वाला ले लूँ ना, हाँ आप सही है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केसरिया रंग वाली। BJP पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। आप देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ था 1980 में। BJP क्या करती है, BJP जो है ये थोड़ा सा धर्म वरम से दूर रहती हैं, और ये क्या कहती हैं कि हम अपने इंडिया को क्या करेंगे, एंशियंट वैल्यूज़, यानी हमारे जो पुराने समय है इनके वैल्यूज़ के आधार पर, इन पुराने इतिहास को याद करते हुए हम अपने भारत को मॉडर्न बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। 1998 में आप देखते हैं कि ये क्या करती है, ये NDA के साथ गठबंधन में आती है। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, मेरे ख्याल से ऐसा है ना, नहीं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस कर रहा हूँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ ये क्या करती हैं भैया, साथ में आती हैं, कोalition बनाते हैं, और 2019 और उसके बाद फिर क्या करती हैं, अपनी पार्टी बनाती हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि 2019 के इलेक्शन में ये सबसे पहले बहुत लार्जेस्ट पार्टी बनती हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इनको 303 सीट मिल रही होती हैं करंटली। ये क्या है, करंटली मैं आपको बताऊँ तो ये NDA का जो कोalition है अभी भी है, लेकिन ये NDA का क्या है भैया, मेन पार्टी है BJP, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि करंटली अभी ये रूलिंग पार्टी के रूप में काम कर रही है। रूल कौन कर रहा है भैया, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रूल कर रहे हैं, ठीक है। वो देखा था तुमने, बाय बाय मोदी जी, घर जाकर फोन करिएगा। ठीक है। मेजर नेशनल पार्टी, फिर बता रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था भैया, 1925 में हुआ था। CPI अधर्स टू मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, यानी मार्क्सवाद और लेनिनवाद, यानी जो फिलोसफर है मार्क्स और लेनिन, इनके धर्म पर, यानी इनकी बातों पर चलती है। पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। सेकुलरिज्म, यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने का और भारत को लोकतांत्रिक बनाने का जो विज़न है वो इनका है। एडवोकेट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक एंड हैड अ प्रेजेंस इन केरल। अब इनका अच्छा समय कब था, इनका अच्छा समय जब था तो इनकी बेहतरीन प्रेजेंस रही थी केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, ये इनका मेन टाइम था। लेकिन 2019 के अंदर इनको 1% से भी कम वोट मिला है और 2 से भी कम सीटें मिली हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब आप देखते हैं अगली पार्टी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, यानी उसी CPI से ही टूट कर अलग हुई गई थी ये पार्टी, कौन सी, CPIM, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 के अंदर, जब ये उससे टूटी थी। ये भी क्या करती है, ये भी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का इसका विज़न है। साथ ही साथ इसके अच्छे समय में ये वेस्ट बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में अपनी अच्छी रूट जमाई हुई थी, और इसको और 2019 के इलेक्शन में इसको 1.75 वोट और 3 सीटें मिली हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, इसका एक और विज़न क्या है, इसका विज़न है कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, और जो सामान का आवागमन है, जो आयात निर्यात है, इसका हम लोग फ्री फ्लो करेंगे, यानी इसको हम लोग बहुत अच्छे से चला रहे होंगे। अब पढ़ते हैं भैया पंजे की तरफ, अब बढ़ते हैं हम लोग राहुल जी की पार्टी की तरफ, ठीक है। तो कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC,
भले ही इस समय बहुत पीछे, मतलब बहुत पीछे नहीं है, लेकिन भले इस समय सोचिए कितनी पुरानी 1885 की पार्टी है। 1885 यानी वन ऑफ द, मतलब वन ऑफ द क्या, मतलब ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की, ये सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी है इंडिया की कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको लोग आमतौर पर कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी है किसकी, हमारे पूरे भारत की। 1885 में इसका क्या हुआ था, 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आप देखते हैं कि पुराने, मतलब पोस्ट क्या है, पास्ट, ठीक है, आप देखते हैं कि पुराने समय से ही इसने डोमिनेंटली बहुत ज़्यादा रूल किया है भारत के ऊपर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय से भारत के ऊपर रूल करती आई है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उससे पहले स्ट्रगल के साथ टाइम पर, और उसके बाद रूलिंग के टाइम पर भी जो आईएनसी है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहा है। इट एम्फेसाइजेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर, इसका भी क्या विज़न है भैया कि हम भी भारत को सेकुलर बनाएंगे और अच्छे से हमारे भारत को चला रहे होंगे। लेट द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019, आप समझ सकते हैं ना, 2004 से लेकर 2019 तक हमारे यहाँ पावर में रही, और 2019 मतलब हाँ 2004 से 2019 तक इसने क्या किया, ये यूपीए गठबंधन के अंदर रही। और आप देखते हैं कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी इसने 19.5% वोट और 52 सीटें पाई, और उसके बाद मतलब हारने के बाद भी मेजर अपोनेंट पार्टी है, मेजर अपोजिशन का काम करती है हमारी ये पार्टी। ठीक है, अगली आती है आपकी मेजर नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, फिर कह रहा हूँ, अगली आती है आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इसका क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1990 के अंदर, जब ये कांग्रेस से टूटी थी, यानी ये भी कांग्रेस के अंदर थी, कांग्रेस से टूट कर इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1999 के अंदर। एनसीपी एडवोकेट्स डेमोक्रेसी, इसका भी क्या है भैया, इसका भी विज़न है डेमोक्रेसी लाने का, सेकुलरिज्म लाने का, सोशल जस्टिस लाने का, ये इसका क्या भैया विज़न है। अपने अच्छे समय में इसने क्या किया था, महाराष्ट्र में इसने बहुत अच्छा रोल दिखाया था, लेकिन 2019 में इसको 1.4% वोट और केवल 5 सीटें मिली है लोकसभा के अंदर। ठीक है, और ये 2004 से ही यूपीए जो गठबंधन है उसके अंदर ये है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या स्टेट पार्टी क्या है। ठीक है, घबराइए मत, सारी स्टेट पार्टी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टेट पार्टी क्या है इसको आपको बता देता हूँ। तो मेजर पार्टीज लाइक इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम नेशनल वंस आर क्लासिफाइड एज स्टेट पार्टी बाई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने केवल नेशनल पार्टी नहीं बनाई है, बाकी इंडिया के अंदर क्या बना रखी है, स्टेट पार्टी बना रखी है, यानी भारत के अंदर नेशनल पार्टीज़ के साथ साथ स्टेट पार्टीज़ भी हैं। कुछ स्टेट पार्टीज़ जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारी क्या हैं, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रेजेंट है हमारे हमारे उसके अंदर। राष्ट्रीय जनता दल ये क्या है भैया, ये नेशनली प्रेजेंट है, यानी पूरे भारत, ना केवल अपने स्टेट में बल्कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट है। समाजवादी पार्टी तो नेशनल पार्टी भी हो गई है आपकी इस पॉलिटिकल, मतलब आपकी इस पीपीटी के अंदर नहीं है, ओल्ड पीपीटी है मेरे ख्याल से, नई एनसीईआरटी आप उठाकर देखेंगे कि उसके अंदर समाजवादी पार्टी को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो और कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे बीजू जनता दल, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका नाम, बीजू जनता दल, और मतलब हाँ बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये क्या है भैया, ये अपने स्टेट के अंदर बेहतरीन आइडेंटिटी बना रखी हैं, यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इसको हमने समझ ही लिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को आप देखते हैं कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही हैं, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी भले अपने स्टेट के अंदर हैं और साथ साथ पूरे देश में भी अच्छा इनका पकड़ है। बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, आपको पता ही है कि ये स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर ही सही लेकिन अपने स्टेट के अंदर बढ़िया आइडेंटिटी बनाई हुई है। द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट पार्टी हैज़ ग्रोन डाइवर्सिटी द इंडियन पार्लियामेंट, आप देखते हैं कि इन्फ्लुएंस स्टेट पार्टी हैज़ ग्रोन डाइवर्सिटी। ठीक है, आप देखते हैं जिस तरीके से स्टेट के अंदर स्टेट पार्टीज़ की वेरियस, मतलब बहुत सारी स्टेट पार्टीज़ आई हैं, उसी तरीके से हमारे भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हुआ है, यानी उसके अंदर भी कई तरीके के, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा विविध तरीके से हो रहा है, अच्छे से ड्राफ्ट बन पाएगा, अच्छे से चल पाएगा देश। Until 2014, no national party could secure a Lok Sabha majority without state party alliance, strengthening federalism and democracy। आप देखते हैं कि 2014 तक तो कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं थी जो अपने दम पर लोकसभा के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना सके, यानी उनको 2014 तक लगभग सभी नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ता था। इससे होता क्या था, इससे फेडरलिज्म स्ट्रांग होता था और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती थी, यानी स्टेट पार्टियों को भी
मौका मिलता था अपने आप को नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए। मैं एक बार स्टेट पार्टी को फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे भारत के अंदर क्या भैया, ना केवल नेशनल पार्टी है बल्कि स्टेट पार्टी भी बनाई है इलेक्शन कमीशन ने। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी कुछ पार्टियां जो कि अपने स्टेट में तो हैं ही, साथ साथ नेशनली भी अपना प्रेजेंस बनाई हुई है। बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आप देखते हैं कि पूरे नेशन में नहीं लेकिन अपने स्टेट के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप देखते हैं कि ये जो पार्टी है ये क्या करती है, ये पार्टी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है हमारे देश के अंदर। इससे हमारा जो पार्लियामेंट है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई हुई है। 2014 तक तो आप देखते हैं कि कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं थी जो बिना स्टेट पार्टी की मदद के एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले लोकसभा के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं, यानी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसको कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देखते हैं कि बाहर तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इंटरनली इनकी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। आप देखते हैं कि ये जब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डायनेस्टिक सक्सेशन आने लगता है, यानी कोई मान लीजिए लीडर था वो बहुत अच्छा था लेकिन उसका बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है देश को चलाने के लिए, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको मतलब वो बहुत अरे भाई पिटूंगा, ठीक है। तो कोई नेता था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा था देश को चलाने के लिए, लेकिन आप देखते हैं उसका बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं देश चलाने के लिए, लेकिन चूंकि उसका बेटा है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा आसानी से क्या बना दिया जाता है, नेता बना दिया जाता है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर चूंकि जो पार्टी है वो तो केवल जीतना चाहती है, तो वो मनी एंड मसल पावर को रखने वाले नेता के अंदर नहीं, एक ऐसा नेता जिसके पास पैसे हैं और जिसके पास बहुत ज़्यादा पहुँच है, बहुत ज़्यादा ताकत है, इस तरीके के नेता को क्या दे देती हैं, टिकट दे देती हैं बिना सोचे समझे, यानी ये बिना देखे कि उसने कितने ज़्यादा क्राइम किए हैं, उसके ऊपर कितने ज़्यादा चार्जेस हैं। आप देखते हैं कि जो वोटर्स हैं इनको मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती, ये भी एक दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टी की। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, और अगर है तो पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से रिफॉर्म होती हैं, इसको आज जान लेते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले आता है। तो एमएलए एंड एमपी, अब इसको रिफॉर्म करने के लिए पार्टी को क्या किया गया है, पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म होने की ज़रूरत तो है ही, आपको पता ही है। रिफॉर्म होना यानी पता है ना आपको, परिवर्तन लाना अपने अंदर, ठीक है। अब ये सारी दिक्कतें जो हैं इनसे बचने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है भैया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देखते हैं कि 2-3 लॉज आए हैं, ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं कि 2-3 जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी एमपी या एमएलए क्या नहीं कर सकता, मतलब पार्टी की जीत जाने के बाद अपनी पार्टी की दरबदली नहीं कर सकता, यानी जो पार्टी हार गई उसको छोड़कर जो पार्टी जीती है उसके पास नहीं जा सकता, यानी आफ्टर इलेक्शन वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। ऐसा ये करते क्यों थे, ऐसा करते क्यों, इसलिए थे क्योंकि जब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी हार गई तो उसका नेता क्या करता था, उसका नेता उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है उसके पास चला जाता था और वहाँ पर उसको मिलता था कैश रिवार्ड, यानी उसको पैसे मिलते थे। तो पैसे के लिए अगर कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के पास जा रहा है तब आप देखते हैं कि ये एक कानून माना जाएगा और कोई ऐसा कर नहीं सकता है। आगे एक टर्म आता है एफिडेविट। एफिडेविट क्या है, ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट है जो कि देना होता है इलेक्शन कमीशन को, हर उस पॉलिटिकल पार्टी को जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, यानी हर एक पॉलिटिकल पार्टी को देना पड़ता है, जिसके अंदर क्या रहता है, हाँ, जिसके अंदर उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स रहते हैं और कुछ ऐसे जैसे जो मान लीजिए जो उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेंबर बनना चाहता है उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं चल रहा है, वो किसी तरीके का क्रिमिनल तो नहीं है, इसको चेक किया जाता है एफिडेविट के जरिए, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, यानी केवल पैसे के आधार पर जो क्रिमिनल्स को भी टिकट दे दिया जाता था, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, नियम पास किया है। क्या पास किया है, वो कहती है कि भैया आप क्या है इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में को ज्वाइन करना है तो उस कैंडिडेट को क्या देना पड़ेगा भैया, एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे हैं, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड डिटेल्स उसको देनी पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। तीसरा आप देखते हैं कि स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ कदम उठाए हैं इसके लिए। तो द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन
इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। यानी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने अब सख्त नियम लगा दिया है कि अब पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, यानी जो मान लीजिए MLA जो है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं ना MP बनाने के लिए। तो जो जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसा चुनाव है जो कि जनता नहीं करती, यार बल्कि जनता द्वारा चुने गए नेता करते हैं, उनको रेगुलर करने के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या किया भैया, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे नियम निकाले हैं, बहुत सख्ती से इसको फॉलो करने के लिए कहा है। Besides these, many suggestions are made to reform political parties but not had been accepted by political party। आप देखते हैं इसके अलावा कई सारे और तरीके भी निकाले गए हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन चूंकि जैसा उनका स्वभाव है, आप देखते ही हैं इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रिफॉर्म ही नहीं करना चाहती। A law should be made to regulate this internal affair of political party। ऐसा कहा जाता है कि क्या किया जाना चाहिए, हमको नियम बनाना चाहिए जिससे क्या हो भैया, हम पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर को भी जान सकें, यानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इसको समझ सकें। It should be made mandatory for political party to give a minimum number of tickets, about 1/3, to women candidates। Similarly, there should be a quota for women in the decision-making bodies for the party। ये भी हमारे यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, एक ऐसा नियम लाना चाहिए जिससे इसको मैंडेटरी कर दिया जाए पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अगर आप क्या करते हैं, चुनाव के अंदर टिकट बांट रहे हैं तो आपको लगभग मतलब एटलीस्ट 1/3, 1/3 टिकट तो महिलाओं को देना ही देना होगा। और साथ ही साथ जो आपका डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड कोटा रहना चाहिए वुमेंस के अंदर, यानी वहाँ पर भी एक फिक्स्ड अमाउंट में वुमेंस होनी चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी जो आप कह सकते हैं नेशनल पार्टीज़ हैं, इनको क्या देना चाहिए, इनको स्टेट को पैसे देने चाहिए इलेक्शंस को चलाने के लिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट दियर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जो गवर्नमेंट है उसको जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको पैसे देने चाहिए जिससे वो क्या कर सके, जिससे इलेक्शन लड़ने में जो उनको खर्चा आ रहा है उसको वो देख सके, समझ सकें, आगे बढ़ सकें। अब हम लोग समझने चल रहे हैं अपने यहाँ की लास्ट स्लाइड के बारे में, 2 other ways the political party can be reformed। अब 2 other ways आपको दिखाए जा रहे हैं, यानी 2 अलग तरीके दिखाए जा रहे हैं जिससे क्या कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रिफॉर्म कर सकती है। पहला क्या है भैया, पहला है कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। यानी अगर पॉलिटिकल पार्टी को हम रिफॉर्म कराना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर लगाना चाहिए। किस तरीके से, हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, प्रोग्राम चला सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट एंड मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर एक सिटीजन भी चाहे, कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी चाहें और क्या करें, सब मूवमेंट पर लग जाएं, साथ ही साथ जो मीडिया है वो इन सारी चीज़ों को दिखाने लग जाए, इम्पॉर्टेंट मतलब इन सारी चीज़ों को दिखाने लग जाए, तब ऐसा हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी फेल्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म एंड बिकम सीरियस अबाउट इट। पॉलिटिकल पार्टी को क्या लगेगा भैया, पॉलिटिकल पार्टी को जब लगेगा कि भैया जो सिटीजन्स हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये जो मीडिया है, सब मिलकर मेरा अपोज कर रहे हैं, सब मूवमेंट कर रहे हैं, तब मूवमेंट करने से भाई देख रहे हैं आप इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा हिल गए, तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हिलेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगेगा कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म करने का, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इससे सीरियस होगी और अपने आप को रिफॉर्म करेगी। दूसरा तरीका है पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ़ पीपल हु वांट चेंज कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ़ पीपल हु वांट चेंज कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी भैया, पॉलिटिकल पार्टी इम्प्रूव होगी अगर ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं हमारे देश के अंदर रिफॉर्म लाना, तो अगर ऐसे लोग जो कि हमारे देश के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टी भी बदलेगी। सिंपल भाई, अगर कोई परिवार है उसके अंदर सभी लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सिंपल कह सकते हैं ना कि परिवार पढ़ा लिखा है। वैसे ही अगर कोई पार्टी है उसके अंदर अच्छे लोग जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी हो जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इज़ एक्चुअली द ग्रुप ऑफ द पीपल्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसे भी हमने कुछ लोग देखे हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को खुद से तो ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, कि खुद से ज्वाइन करें और उसके अंदर क्या करें, खुद से ज्वाइन करें और जाकर उसके अंदर रिफॉर्म लाएं।
लेकिन क्या करेंगे भैया, हम खुद से तो ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बाहर से बैठकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को गाली देंगे और कहेंगे कि भैया ये तो पार्टी बहुत ख़राब है, ठीक है। तो उन लोगों को भी क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, जो कि क्या करते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन तक नहीं करते और ज्वाइन ना करके बाहर बाहर ही बैठकर क्या कर रहे होते हैं, बाहर बाहर ही बैठकर पॉलिटिकल पार्टी को गाली दे रहे होते हैं। ये है आपकी आज की पूरी क्लास, ये है आपका आज का पूरा फंडा। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को। आपको क्या लग रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है तो क्या मैं बाद में लगा दूँ क्या? हाँ, वो अलग बात है कि आपको ये वीडियो हो सकता है आपको कल मिले, मतलब आज तो भाई नया साल है ना, मतलब ये तो मैं एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ, यानी मैं 31 दिसंबर को शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको ये 1 जनवरी को वीडियो मिलेगी। तो वैसे भी आई, अगर आप अभी इसको देख रहे हैं तो अभी भी नया साल आ चुका है। तो 1 जनवरी की नई ईयर की आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11:56 हो रहा है, यानी मात्र 4 मिनट के अंदर आपका नया साल शुरू हो जाएगा। यानी हम लोग 2025 से 2026 में जा रहे हैं। आपको कई सारी चीज़ें आज मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो वायदे करना छोड़ दीजिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं वादा कर लूँगा कि आज मैं अभी तक जो गलत काम किया उसको मैं छोड़कर नए साल से बिल्कुल अच्छा हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा वादा करना छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा होप करता हूँ कि आपके लिए आने वाला साल बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आपको भी क्या करना है, आपको भी ये साल अच्छे से मनाना है। और इन सभी चीज़ों से दूर, मतलब पहले साल को तो आपको अपने माता पिता के साथ अच्छे आशीर्वाद लेना है, सब जगह घूमना है, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं सबके पास जाइए। आप छोटे हैं, आशीर्वाद लीजिए अपने छोटों से, अपने बराबर की उम्र से सलाह लीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। पहले साल की आपको बहुत बहुत पहला साल कह रहा हूँ, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। 1 जनवरी बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन याद रखिए कि अब आपके पास केवल 2 से 3 महीने, 1 से 2 महीने, सॉरी भाई, अब आपके पास केवल 1 से 2 ही महीने बचे हैं तैयारी के लिए। तब आपको क्या करना है, आपका अगर सिलेबस अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है तो पूरी जनवरी, यानी आपके पास जनवरी है और आपके पास फरवरी है मेरे ख्याल से, तो आपको क्या करना है, आपके जो जनवरी है इसको फुल्ली डिवाइड कर लेना है। सारे रिसोर्सेज को आपको साथ, मतलब आपको अपने जो सिलेबस है इसके सारे चैप्टर्स को गिनकर इसको 30 से डिवाइड कर यानी 30 से डिवाइड कर आपको पूरा प्लान बना लेना है कि आपको एक दिन में कितने चैप्टर्स खत्म करने हैं। तो जनवरी के अंदर आपको आपके सारे के सारे सिलेबस खत्म कर लेना है और साथ ही साथ फरवरी में आपको उसका रिवीजन करना है और सैम्पल पेपर PIQ लगाकर। बहुत ज़्यादा आशा करता हूँ कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और बाकी मैं तो अभी तुम्हारे साथ जुड़ा ही हूँ भाई, बाकी सोशल साइंस तो आपकी खत्म कर आपको दे ही दूँगा, ठीक है। तो जाइए नया साल मनाइए। बाकी आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको नया साल का अपना इतना कीमती समय मुझे देने के लिए। और अगर आपको इंश्योर करता हूँ कि आप अगर नए साल को पढ़ रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप पूरे साल पढ़ेंगे, और मैं भी ऐसी दुआ करता हूँ कि आप पूरे साल पढ़ें। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, बाकी नए साल की भी शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।